हाँ जी दोस्तों नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करें। तो साथियों हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी का कक्षा 5 का पर्यावरण और ये सीरीज में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ठीक है, तो चैप्टर 7 जो है जिसका नाम है पानी के प्रयोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डूबा क्या तैरा। आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी। पूरी बनते देख उसे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब मम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती हैं तो पहले पूरी तेल में डूब जाती है। जैसे जैसे पूरी फूलती जाती है वैसे वैसे ऊपर आती जाती है और तेल पर तैरने लगती है। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटी गोली को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी में क्या है कि एक बच्ची की माँ जो है वो पूरी बना रही है और वो बच्ची जो है वो इस पूरी के हाँ देख रही है कि किस तरीके से जो पूरी है वो तेल में ऊपर तैर रही है। और एक पूरी थी जो कि क्या है कि मतलब सही तरीके से फूली नहीं तो वह तेल में तैरी नहीं। ठीक है, शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया। पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। तो इस पूरी की पूरी स्टोरी में क्या हो रहा है कि मतलब ये बच्ची जो है वो देख रही है कि कैसे जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वह पानी के ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, अब इसके बच्चे के दिमाग में एक आता है, ये एक कविता है कि देखो चाचा इस सुई को, तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज जो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। तो ये कह रहा है कि सुई तो पानी में डूब जाती है लेकिन इतना भारी भरकम लोहे का बना हुआ जो जहाज है वो पानी में नहीं डूब रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो बच्चे आपस में इसमें क्या है चर्चा कर रहे हैं और क्लास में हम भी बच्चों को चर्चा करके बताएँगे कि आप मतलब ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं, जो पानी में अगर आप डालते हो तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डूब जाती हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में तैरती हैं। चलिए, यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा अंडे उबलने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा पानी में ऊपर तैरने लगे। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन जो है वो यहाँ से है, मृत सागर के बारे में बात करें। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से जनरली बन जाता है कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो मृत सागर होगा। ठीक है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। पानी में नमक की ज्यादा मात्रा है तो क्या है कि उसमें हम आसानी से तैर सकते हैं। और ये देखिए ये बच्ची के जो पानी था जिस बर्तन में उसमें भी नमक की ज्यादा मात्रा हो गई तो अंडे तैरने लगे। ठीक है, इस पार्ट में क्या है कि ये अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चों के सभी तरह के उत्तरों जैसे पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है को हम स्वीकार करें। अब कक्षा 5वीं की बात कर रहे हैं। बच्चों के जो मतलब मानसिक स्तर है वो कक्षा 5 के अकॉर्डिंग ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को आप घनत्व के बारे में पूरी विशेष डिटेल में चीज़ें पढ़ाएँ। जैसे-जैसे कक्षा बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे बच्चे जो है मतलब जितना भी ज्ञान है बच्चों का, वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है? चलिए और इस पार्ट में और देखते हैं क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों की यहाँ जरूरत नहीं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका भरें। अब कई चीजें हैं बच्चों को मतलब हम बता सकते हैं कि बेटा ऐसी क्या चीजें हैं कि जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती हैं, तो बच्चे बताएंगे सर नमक घुल जाता है, शक्कर घुल जाती है, ठीक है, नींबू का रस घुल जाता है। और ऐसी क्या चीजें हैं जो मतलब पानी में नहीं घुलती हैं, तो बच्चे बताएंगे जैसे रेत नहीं घुल रहा है,
ठीक है? और मतलब लकड़ी का बुरादा है वो नहीं घुलता है, तो तमाम चीज़ें मतलब बच्चों के अनुभव से ही मतलब हम चीज़ों को देखेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खुद से चीज़ों को बनाएँ और बच्चों को मतलब हम मोटिवेट भी करते रहेंगे, ठीक है? अब देखिए बूंदों की रेस, आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाईं। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाईं। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गईं, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तो पानी जो है वो पतला है और पानी क्या हो जाएगा? तेजी से बह जाएगा। लेकिन अगर हम शहद की बात करें तो शहद इतनी रफ्तार से नहीं बह पाता है, ठीक है? चलिए, एक दांडी यात्रा से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बन जाता है, ठीक है? तो इसको जान लेते हैं। दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से जो लोग बहुत नाराज थे, गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा निकाली और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी दांडी यात्रा से दो तीन क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बन जाते हैं। एक तो ये दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 1930 में। दूसरा ये कहाँ से? तो अहमदाबाद से दांडी तक की थी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो नमक है उसको किस तरीके से बनाया जाता है? तो समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र में बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे एवं उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा का संदर्भ लेकर भारत की आजादी की बात बताई जाए। तो और मतलब दांडी यात्रा हो गई थी 1930 में। इसी के साथ साथ और देश में क्या घटनाएं हो रही थी, ये भी चीजें हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इस पार्ट में मतलब आप एक चीज देख पा रहे होंगे इस सीरीज में कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से करीबन हमें 10 से 12 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पार्ट में जितनी जरूरत होगी हम उसी हिसाब से चीजों को वहां से उठा लेंगे। ठीक है, इसलिए इस पार्ट में मुझे लगा नहीं कुछ ज्यादा खास, तो इसलिए हम दो पार्ट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा मच्छरों की दावत। अब मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? उसने कहा, ठीक हूँ। रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत बोला, घर पर तो वो खूब खेलते होंगे। रजत कुछ चिढ़कर बोला, मुकार में खेलने का दिल ही नहीं करता। ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाया। तो जसकीरत ने कहा, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। रजत कहता है, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। तो इस पूरे उसमें किसकी बात हो रही है? मलेरिया की बात हो रही है। तो नैन्सी कहती है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत कहता है, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत कहती है, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी कहती है, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती कहती है, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत कहता है, होते तो अलग अलग होंगे। मतलब ये जो बच्चे हैं वो आपस में क्या है, चर्चा कर रहे हैं और एक बच्चा जो है बीमार था बहुत दिन से, तो काफी दिनों बाद स्कूल आता है तो बताता है कि उसे मच्छरों ने काट लिया था। तो उसने अपना जो खून का टेस्ट है वो कराया और उसे मलेरिया निकला। तो बच्चे कह रहे हैं मलेरिया जो है किस तरीके से फैलता है? मच्छरों के काटने से। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हर एक मच्छर के काटने से नहीं फैलता, कुछ ही मच्छर हैं जिनके काटने से फैलता है। तो इसकी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें, और ये जो क्वेश्चन है मलेरिया में जो बात हो रही है कि वो कौन सा मच्छर है, तो मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया कैसे फैलता है, तो मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। ठीक है, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए, इस माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बीमारियां बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं।
कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा ही दिखाई देता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात हो गई, बच्चों को पता भी चल गया। नैन्सी कहती क्या उसी जगह से खून लिया गया था जहां मच्छर ने काटा? रजत कहता है नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। तो नैन्सी कहती खून में क्या दिखाई दी, उसे क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? ठीक है, तो ये पूरी मलेरिया की बात यहाँ पर हो रही है और बीमारियों की बात हो रही है। और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो देखिए यहाँ पर एक मतलब बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड भी है, ये बच्चे का क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है। ठीक है। तो इसको क्या बीमारी थी और क्या क्या इसकी पहचान है? तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार और खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि मलेरिया की जो दवाई है वो कैसे बनाई जाती है। तो मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि सिनकोना पेड़ की छाल से किस बीमारी की दवाई बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवाई। ठीक है। पहले तो लोग छाल को उबालकर छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से क्या किया जाता है, दवाई बनाई जाती है। तो दो क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। मलेरिया कैसे मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है, दूसरा मलेरिया की जो दवाई बनाई जाती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है। अब एक बच्ची है जो कि कह रही है कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है, मतलब ये बताया गया और डॉक्टर ने उसे ताकत की दवाई दी है। गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए भी कहा है। इनमें आयरन यानी कि लोहा होता है। ठीक है। तो बात हो रही है कि गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियों में क्या होता है? तो आयरन होता है, आयरन यानी कि लोहा। ठीक है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी तो जान लेते हैं। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों को आयरन यानी कि लोहे की दवाई दी जा रही है। लोहे की बनाई हुई नहीं है, इसमें आयरन रहता है दवाइयों में। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये बच्चे का फिर रिपोर्ट कार्ड है, मतलब जो लैब का रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें बताया है कि बच्चे को एनीमिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें और बता रहे हैं कि इसमें जो मच्छर हैं, मच्छर काटते हैं तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। तो अपने आसपास पानी इकट्ठा जमा नहीं होने देना है। ठीक है। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ करते रहना है। मच्छरदानी का उपयोग करना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मच्छर के लार्वा हैं और ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में, बरसात के दिनों में देखने को मिलता है कि मतलब शहरों में जो छिड़काव होता है बाकायदा दवाइयों का भी। ठीक है, जिससे जो मच्छर हैं वो पनप नहीं पाए। ठीक है। और हमारे घर के पीछे रखे पुराने गड्ढे में बहुत दिन से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े देख तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उनसे ही ये निकलते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। याद रखें, मच्छर के अंडे जो होते हैं वो क्या होते हैं? लार्वा कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मक्खियों से कैसे और कौन सी बीमारियां फैलती हैं इस बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। अखबार के किसी समाचार या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और देखिए क्या है कि ये जो मच्छर जहाँ पनपते हैं ना, जहाँ पर नदी में या नाले जो होते हैं या जहाँ पर ठहरा हुआ पानी है, मतलब जहाँ पानी जो भर जाता है गड्ढों में, तो यहाँ पर मछली डाली जाती है। गैम्बूसिया मछली होती है। ठीक है। जो कि मच्छरों के लार्वा को क्या खाई करती है, खा जाती है। चलिए यहाँ पर यही बात हो रही है कि आसपास मतलब लार्वा कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, मच्छर कहाँ कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, तो बच्चे बता रहे हैं। अब देखिए मच्छर के पेट की कहानी वैज्ञानिक की जुबानी। रोनाल्ड रोस, जान लेते हैं इसको। यह मजेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियां पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में ही मैं यह सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत सारी जानें जाती थीं। यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे।
मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। ये डॉक्टर जो हैं वो अपना पूरा अनुभव बता रहे हैं कि किस तरीके से मतलब इन्होंने पूरी इस चीज पर खोज की। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसी धुंधला सी जाती थी। गर्दन अलग अकड़ जाती थी। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं चल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो ही गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखाई दिया। गौर से देखने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। और जो रोनाल्ड रोस हैं इनको दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है, तो ये मच्छरों के बारे में बात हुई है यहाँ पर पूरी, और बीमारियां भी देखी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारी परीक्षाओं में बन जाएंगे। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।